रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। साथियों, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार जोरदार शानदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। और हाँ जी हाँ दोस्तों, शानदार क्लैपिंग होनी भी चाहिए क्योंकि आज का सेशन ही इतना शानदार, इतना मजेदार होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने सारे साथियों के साथ आज का सेशन जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। तो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के इस शानदार सेशन में आप सभी लोगों का, पूरे देश भर से जितने सारे लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज है गुरुवार और गुरुवार को हमें इंतजार रहता है हमारे नेशनल ट्रेनर का, हमारे नेशनल मोटिवेटर का, कि एक और शानदार टॉपिक पे आज वो हमको कुछ एक नया चीज सिखाएं, एक कुछ ऐसी चीज सिखाएं जिससे हम अपने सपनों को साकार कर पाएं, हम सफलता की तरफ बढ़ पाएं। तो आप अपने सारे साथियों के साथ आज का सेशन जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर किसी कारणवश आपके साथी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनको फटाफट लिंक भेज दीजिए और आज का सेशन उनको जल्द से जल्द ज्वाइन करने के लिए बोलिए। साथ ही साथ हमको और क्या करना है, हमको डायरी और पेन के साथ जरूर बैठना है क्योंकि हर बार जब भी हमारे नेशनल ट्रेनर आते हैं, हमारे चेतन सर आते हैं, हमको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सिर्फ सीखना नहीं है, उसको हमको अपनी जिंदगी में अपनाना भी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम डायरी और पेन के साथ बैठना होगा। और हमारा ये जूम सेशन है तो अपने आप को अगर आप यहाँ एक्टिव रखते हैं, अपने वीडियो को ऑन रखते हैं, तो आप इस जूम सेशन का और ही अच्छा से मजा ले पाएंगे। ये जो हमारी जो सीखने की जो आदत है, इस आदत को हम और अच्छे से निखार पाएंगे क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो सीखेगा वही जीतेगा। तो वही जीतेगा मतलब जो सीख रहा वही लोग जीत पाएंगे, बाकी जीत नहीं पाएंगे। तो अगर आप सीख रहे हैं तो उस सीखते हुए हमको अपनी डायरी और पेन के साथ जरूर बैठना है। तो आइए साथियों, एक बार जोरदार शानदार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम उनको इनवाइट करते हैं जो आज, जिनकी वजह से हम सक्सेस पा रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनको आज ट्रेनिंग की वजह से हम अपनी सक्सेस की राह को और आसान कर रहे हैं। तो आइए जोरदार क्लैपिंग के साथ, माय रिचार्ज वाली क्लैपिंग के साथ, 1 2 1 2 3 आप सबकी शानदार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मान सम्मान के लिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग शुरू कर रहे हैं कि आज के हमारे सेशन को एक शानदार कहानी के साथ। उससे पहले मैं पूछूंगा आप लोग कैसे हैं। काफी सारे लोग एकदम जोश से भरे हुए, एक्साइटेड है। बहुत बढ़िया, प्रॉपर ड्रेस कोड में, वाह वाह। कोई कोई वो चेंज करना भूल गया ना, तो वो ऐसे है, पूरा हॉरिजॉन्टल है क्योंकि फोन में वो चेंज करना भूल गया है। उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट मोड। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ पूरे एक्टिव तरीके से जुड़ चुके हैं और काफी सारे लोग हैं जो पार्शियली एक्टिव तरीके से भी हमारे साथ हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच किशोर जी वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स। लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेंटर था। उसने क्या करा कि मुझे दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान का एक चित्र बनाना है, सबसे खुश इंसान का चित्र बनाना है। तो उसने खोजना शुरू किया। वो जब भी रोड पे निकलता था तो लोगों के चेहरे देखता था, तो कोई चिंता में है, कोई टेंशन में है, कोई स्ट्रेस में है, कोई विचारों में खोया हुआ है, लेकिन एकदम प्रफुल्लित चेहरा उसे मिला नहीं। उसे लगभग लगभग 2 से 3 साल लग गए एक ऐसा चेहरा ढूंढने के लिए। एक बार वो एक गांव में गया था, तो वहां पे एक छोटा सा लड़का, 12-13 साल का लड़का जो है, वो गडरिया बन के, गडरिया यानी कि जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो गडरिया बन के अपनी भेड़ बकरियों का चरा रहा होता है। उसके चेहरे पे उसे एक ऐसे आनंद की अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना प्रफुल्लित। तो उसने उस बच्चे का चित्र बनाया, बहुत ही शानदार चित्र बनाया। वो चित्र बड़ा फेमस हो गया। वो चित्र एक आइकन बन गया कि कई सारे लोग उसे अपने डीपी पे रखने लगे। कई सारे लोग जो है वो अपने कंपनी के पोस्टर में रखने लगे। जब भी कभी हैप्पीनेस दिखानी तो उस फोटो को दिखाने लगे। और धीरे धीरे वो जो चित्रकार था वो भी फेमस हो गया। अब इस बात को 20 साल बीत गया। 20 साल बाद उसे अचानक से ख्याल आया कि मैंने दुनिया के सबसे खुश इंसान का तो चित्र बना दिया, लेकिन अब मुझे दुनिया के सबसे दुखी इंसान का भी चित्र बनाना। तो उसने फिर खोजना शुरू किया कि दुखी लोग कहाँ मिलेंगे। तो वो अनाथालयों में गया, हॉस्पिटल्स में गया, पुलिस स्टेशन में भी गया,
जेल में भी गया। उसे लगभग 4 साल लगे एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए। जेल में जब वो घूम रहा था तो उसने देखा कि एक इंसान का चेहरा, कि इससे दुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो उसने उसे सिलेक्ट किया कि मैं इसका चित्र बनाऊंगा। वो जो इंसान था उसने कुछ 3 खून किए थे, 3 मर्डर किए थे, उसका भी चित्र बनाया उसने। वो भी अद्भुत बना। अगर चित्रकला की नजरिए से देखे तो अद्भुत बना। मतलब जितना वो पहला चित्र शानदार बना था एक हैप्पी पर्सन का, एक खुश व्यक्ति का, उतना ही शानदार वो दूसरा चित्र, मतलब चित्र की दृष्टि से अगर देखे, कला की दृष्टि से देखे, तो वो भी उतना ही जबरदस्त उसने बनाया। अब एक दिन वो भी फेमस हो गया। अब एक दिन वो सोच रहा है कि मुझे ये तय करना है कि मैंने जो 2 चित्र बनाए वो दोनों में से अच्छा कौन सा है? चित्रकारी किसमें अच्छी हुई है, कलाकारी किसमें अच्छी हुई है। तो वो दोनों चित्र को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसे करते करते उसने सोचा कि शायद ये दूसरे वाले तो उस इंसान को देखने लगा जिसका उसने चित्र बनाया था, और वो चित्र को देख रहा है, वो जेल के अंदर वो इंसान को देख रहा है, फिर चित्र को देख रहा है, फिर उसको देख रहा है। जब ऐसा चल रहा था तो वो जो कैदी था वो जोर जोर से सर पटकने लगा, रोने लगा जोर जोर से। तो इसने पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है, आप अचानक से क्यों रोने लगे? तो वो कैदी ने बोला कि आपको पता नहीं है, मैंने कई बार कोशिश की। आप जब यहाँ पे आते थे मेरे चित्र बनाने के लिए, आपने लगभग 15 दिन सामने बैठ के मुझे देखा और चित्र बनाया। मैंने कई बार कोशिश की आपको बताने की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो 20 साल पहले का चित्र है ना, वो भी मेरा ही है। मैं वही लड़का हूँ जो 20 साल पहले दुनिया का सबसे हैप्पी पर्सन था, सबसे खुश इंसान था। और आज मैं ही वो व्यक्ति बन गया हूँ जो आपकी नजरों में दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि ये जीवन जो है ना, ये बहती हुई गंगा है। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। किसी भी पल, किसी भी मोमेंट आप अपने जीवन को खराब भी कर सकते हो, और खराब से खराब जीवन को सुधार भी सकते हो। आपकी पोजीशन कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आप कितने भी कर्जे में डूबे हुए हो, आप कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आप कितने भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप ये जो बहती गंगा है इसकी दिशा दे सकते हैं। जो पानी ठहरा हुआ है ना, उसको हम सिर्फ बांध सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पानी बह रहा है ना, उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, उसकी दिशा को आप बदल सकते हैं। तो आपका जो जीवन है वो एक बहती हुई नदी है। आप इसे जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति बन सकता है, तो ये बात भी उतनी ही सही है कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति भी दुनिया का सबसे खुश पर्सन बन सकता है, सबसे हैप्पी पर्सन बन सकते हैं। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन को समृद्ध बनाए, हम हमारे जीवन को खुश बनाए, हैप्पी बनाए, और जिससे कि हमारे आसपास वाले जो लोग हैं वो भी अपने जीवन का आनंद अच्छी तरीके से उठा पाए। तो ये बहुत ही शानदार कहानी है। इसको आप अपने जीवन में जरूर उतारें। इस बात को हमेशा याद रखें कि जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है तो आपको इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपको इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, वरना जीवन बर्बाद भी हो सकता है। और आप अपने जीवन में कितनी भी मुसीबतों से आज जूझ रहे हैं, वहां से भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों, दुनिया में सवाल सबसे बड़ी चीज है। सवाल क्या करता है कि आपके दिमाग को यहाँ पे लेके आ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग मीटिंग में है, ट्रेनिंग में है, और हम लोग जैसे मान लीजिए मैं आधे 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मुझे फिर ऐसा फील होता है कि कई सारे लोग यहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली यहाँ पे नहीं, दिमाग कहीं और है। होता है ना, कई बार आदमी वर्कशॉप में बैठा है लेकिन सोच रहा है कि मेरा डाउनलाइन ने मांगोल पिया होगा कि नहीं, ठीक है, मेरा अपलाइन कहाँ होगा, मैंने कल 2 लोग को प्लान दिखा था वो आज क्या कर रहा होगा। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरे बिना मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। अगर आप यहाँ पे तो वो लोग खुश ही होंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि शरीर यहाँ पे लेकिन दिमाग कहीं और हो जाता है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग तैयार है? यस सर। एक्साइटेड है? यस सर। मोटिवेटेड है? यस सर। सो रहे हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं यस सर। वो फ्लो में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो सवाल क्या करते हैं कि सवाल आपके दिमाग को यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो आपके जीवन को भी लाइन में लेके आएंगे और आपके बिजनेस को भी लाइन में लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो सारे सवाल है, इनमें से हो सकता है कि 1 या 2 सवाल ऐसे हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी 80-20 रूल जो है वो जो है अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, कि भाई मान लीजिए मैंने आज आपको 10 सवाल पूछे, तो मान लीजिए कोई 2 सवाल ऐसे है जो आपको 80% असर करेंगे। अब वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको उन सवालों के ऊपर सोचना है और अपना समय वहां पे इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करना है? अपना समय और अपना कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इन्वेस्ट करना है। तो ये जो सेशन है
ये आज 7:30 बजे खत्म नहीं हो जाएगा, इसके बाद भी ये चलता रहेगा आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल की। पहला सवाल मैं आप लोग को पूछता हूं कि क्या आज मेरा जीवन जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए कि उससे कुछ अलग होना चाहिए? लिखिए, आप सभी लोग लिखिए। आपके पास जवाब लिखने के लिए तो बहुत समय है, आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक उन जवाबों को लिख सकते हैं। ठीक है, और अगले गुरुवार को जब मैं आपके सामने आऊंगा, तब अगर आप कोई सवाल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि सर मैंने इस सवाल का जवाब लिखा है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, तो हम लोग उस टाइम पे कुछ 5-10 मिनट का विंडो आपके लिए ओपन करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है कि मेरा जो जीवन आज की डेट में है क्या वो वैसा ही होना चाहिए? क्या उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूं? यस और नो। ठीक है, उसके दो आंसर हो गए, यस और नो। आपको दोनों में से किसी एक आंसर पे जाना है। अभी तो खाली आप सवाल लिख लीजिए। ठीक है, और जब इसका जवाब आप लिखेंगे, इसका आंसर जब आप लिखेंगे, तो उसके रीजन भी लिखने हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यस, यस मैं, मेरा जीवन जहां पे मैं उससे पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से खुश हूं, तो क्यों? ठीक है, तो वहां पे आपको जितनी चीजें आपके दिमाग में आती है वो लिख सकते हैं कि भाई देखिए आज मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, मेरा ये रैंक है उससे मैं खुश हूँ, मेरा सम्मान इतना है, मेरा फिजिक अच्छा है, मेरा शरीर अच्छा है, परिवार के साथ रिश्ते, क्यों? ठीक है, अगर आपका आंसर यस में है तो क्यों? और अगर आपका आंसर नो में है कि नहीं मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आज है, तो क्यों? क्योंकि सर मेरी इनकम इतनी है, इतनी होनी चाहिए, इतनी तो नहीं होनी चाहिए ना, 20,000 तो नहीं होनी चाहिए ना, मेरी तो 2 लाख होनी चाहिए। दूसरा कि मुझे अभी भी पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ता है। मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए जैसा आज की डेट में? तो इसको इलोबरेट करना है। और जब भी इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन को याद रखिए, वो लाइन है बिना रुके बिना सोचे। क्या लाइन है? आप जब जवाब लिखेंगे तो बिना रुके और बिना सोचे, सोच के नहीं लिखना है। सोच के लिखोगे तो आपके दिमाग फिर वहां पे ना मैनिपुलेशन क्रिएट कर देगा। आपका दिमाग बहुत से फिल्टर लगा देगा, ये नहीं लिखना, ये मत लिखो, ये लिखो, ये मत लिखो, ये, फिर वो एक दिमागी खेल हो गया। ठीक है ना? एक आपने जो है दरवाजा खोला, अंदर जैसी चीजें वैसी की पड़ी वैसी देखने की जरूरत है। सब अरेंज करके देखेंगे तो वो आपने ओरिजिनल रूप में उसको नहीं देखा। ठीक है, तो बिना रुके बिना थके इसका जवाब आपको लिखना है कि मेरा जीवन आज जैसा है वैसा होना चाहिए कि उससे अलग होना चाहिए। क्या इसका हम सिंपल कर सकते हैं कि आज की डेट में मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हूं या नहीं? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो क्या मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से खुश हूं? हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात की, क्योंकि लाइफ में तो बहुत सी चीजें आती है ना, कि आपके रिश्ते कैसे है, आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई उसमें। लेकिन हम सिर्फ फाइनेंस की बात करें कि क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आज की डेट में जैसी है वैसी ही होनी चाहिए या उससे मैं खुश हूं? अगर हूं तो क्यों, उसमें फिर आंसर लिखेंगे आप। नहीं है तो क्यों, उसमें फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, सवालों से पूरा गेम शुरू होता है। बड़ी बड़ी खोज की शुरुआत सवाल से होती है और सवाल से ही जवाब मिलते हैं। और जिंदगी में हम कामयाब कब होते हैं? जब हमारे पास सही जवाब हो। जिंदगी में हमें सही डायरेक्शन कब मिलते हैं? जब हमारे पास सही जवाब हो। तो सही जवाब हमें कब मिलते हैं? जब हम सही सवाल पूछते हैं। सही सवाल के गलत जवाब नहीं हो सकते, गलत सवाल के सही जवाब नहीं हो सकते। हमारे पास राइट क्वेश्चन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आज जैसी है वैसी ही होनी चाहिए या उससे अलग होनी चाहिए। दूसरा सवाल, कैसी होनी चाहिए? अगर ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसी होनी चाहिए? इसका बहुत बड़ा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे आपके दिमाग को अच्छा एड्रेस मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आपको अहमदाबाद मेरे, मान लीजिए मेरे ऑफिस पे आना है। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, कहीं पे भी एक ऑफिस है। मैंने बोला कि आपको अहमदाबाद ऑफिस पे आना है। और दूसरे व्यक्ति को हमने कंप्लीट एड्रेस दिया कि भाई ऑफिस नंबर 52, सेकंड फ्लोर, ये बिल्डिंग, ये रोड, ये एरिया, ये लैंडमार्क, ये सिटी, ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट, कंप्लीट। तो कौन से व्यक्ति को इजीली आप पहुंचा दोगे? जिसके पास कंप्लीट एड्रेस है। तो जितना ज्यादा बारीकी डिटेल में आप लिखेंगे कि भाई मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? अब इसमें बहुत सी चीजें, एक आदमी लिखता है कैसे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरी 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि हर महीने में 20 से 30 हजार का इन्वेस्टमेंट भी कर सकूं अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। एक आदमी बोलता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपने खुद के घर में रहूं, मुझे रेंटेड हाउस में ना रहना पड़े। एक आदमी बोलता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अचानक से मेरे ऊपर कोई 5 लाख का कर्जा, कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत आ जाए, खर्चा आ जाए,
तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े। एक व्यक्ति बोलता है सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दिला पाऊँ। ठीक है, तो इसको डिटेल में लिखना है, क्योंकि देखिए सबकी, आप सबकी लाइफ अलग अलग है। हम सबकी जो मूवी है ना, उसका स्टोरी ऊपर वाले ने अलग अलग लिखा है। उस मूवी के हम ही मेन कलाकार हैं, आप ही उसके हीरो है, आप ही उसकी हीरोइन है। तो अपने अपने फिल्म के, अपने मूवी के विलन कलाकार हमें नहीं बनना चाहिए, हीरो बनना चाहिए। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो हम उसके हीरो बनेंगे। ठीक है, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा सवाल पे जाते हैं। जो हम लिखेंगे कि ऐसी ऐसी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए या ऐसी ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए, वो आपको कितने टाइम में चाहिए। इससे पहले एक और सवाल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, एक इनकम लिखिए अभी आप लोग, मंथली इनकम, कि जो आपको लगता है कि सर ये मेरा एक टारगेट होना चाहिए। वो 1 लाख भी हो सकती है, वो 2 लाख भी हो सकती है, वो 5 लाख भी हो सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि सर मेरा एक ये मेन टारगेट है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब अगर हमें कहीं पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वर्धमान जाना है वर्कशॉप करने के लिए या सेमिनार करने के लिए, तो मेरे दिमाग में पहले तो कोलकाता आएगा कि भाई पहले तो मुझे कोलकाता की फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, पहले कोलकाता पहुंचना पड़ेगा। कोलकाता पहुंच गए तो फिर वहां से वर्धमान कैसे भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। लेकिन पहले मेरे माइंड में वर्धमान नहीं आएगा, पहले आएगा कोलकाता। तो एक कौन सी वो इनकम है जिसको आप पहले टारगेट करना चाहेंगे कि सर ये इनकम पे पहुंचना, मतलब वहां पे पहुंच गए तो मान के चलिए 80% 90% हमारा काम हो गया, तो उसको अपनी डायरी में लिखे इसी वक्त कि सर इस इनकम पे मुझे यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, इला मैडम एक बार अनम्यूट कीजिए। यस मैडम, क्या लिखा आपने, कौन सी इनकम लिखी है। मारी चजमानी, कौन सी इनकम लिखी है आपने, आपने क्या इनकम लिखी है अभी, आपने कुछ लिखा है मैडम, किस इनकम पे मैंने जाना तो चाहते फार्म हैं? में 50,000 लिखे। 50,000 इनकम पे आप जाना चाहते हैं। ठीक, मंथली 50,000। 50,000 लिखे मांग्स है। अच्छा, मुझे लगता है मैं एकदम से नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि शायद थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। अर्पिता सिंह, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, मैडम अर्पिता सिंह। इला मैडम थैंक यू, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। सर माय नेम इज मॉर्निंग। माई रिचर्ड मॉर्निंग, क्या लिखा मैडम आपने। मैंने मैंने लिखा है 1 लाख इनकम में जाऊंगी मैं। 1 लाख रुपया 1 साल का, ठीक है ना मैडम। ठीक है सर। 1 साल का, फिर तो महीने का 8,000 रुपया हुआ मैडम। नहीं 1 साल नहीं सर, 6 महीने में। नहीं, मैं आपकी 1 साल इनकम होगी, 1 लाख इनकम होगी, 1 साल में 1 लाख रुपया कमाना है या हर महीने 1 लाख कमाना है। हर महीने। तो क्लियर करना पड़ेगा, एड्रेस पूरा देना पड़ेगा। एड्रेस अधूरा देंगे तो आपके घर नहीं पहुंचेगा, आदमी दूसरे के घर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। बबलू जी आप एक बार अनम्यूट कीजिए, जयपुर से हमारे बीच में है बबलू सर। बबलू सर बताइए आप। मैडम आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर, मैं तो बताइए। सर लिखा हूँ 1 लाख रुपया प्रति महीना चाहिए सर। अच्छा, 1 लाख यस। रुपया इनकम पे आपको हाँ। पहुंचना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही शानदार। एक बार सुलता मैडम मैं आपसे पूछूंगा, आपने क्या लिखा हुआ है। बबलू जी धन्यवाद। सर मंथली, सर मंथली माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग सर, माय रिचर्ड मंथली 1 लाख इन पूछने का लिखा है। 1 लाख रुपया इनकम पे आप मंथली पहुंचना चाहते हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बताया, और भी लोग हैं, मैं अगर फिर पूछने जाऊंगा तो फिर हमारा टाइम वहां पे काफी चला जाएगा। तो ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके माइंड में ये क्लियर है। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा और डिटेल में जाना है कि 1 लाख रुपया अगर मुझे हर महीने आते हैं तो मेरी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव होंगे, क्या क्या चेंज होगा। आप कम से कम 5 बदलाव लिखिए, अभी तो आप सिर्फ सवाल लिख लीजिए, कि अभी सब लिखने जाएंगे तो हमारे सेशन में वो क्वेश्चन जो है वहां पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे जितने हमें पूछना है। ठीक है, क्या आप आज के पूरे दिन ना आपको इस सवाल पे रहना है, ये वाले सवाल पे खास करके, कि अगर 1 लाख रुपया मुझे हर महीने आता है तो मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें बदल जाएगी, क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सोचना है। हो सकता है आपका टीवी चेंज हो जाए, आपका फ्रिज चेंज हो जाए, आपके घर में फर्नीचर चेंज हो जाए, हो सकता है पूरा घर ही चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी चेंज हो जाए, हो सकता है मानसिक अवस्था बदल जाए, जो अभी एक टेंशन रहता है वो टेंशन खत्म हो जाए।
ठीक है, तो आपका बीपी डायबिटीज सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। तो आपकी लाइफ में 1 लाख रुपया इनकम होने से आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें बदल जाएगी, ठीक है ना। इसको आप अपने परिवार से भी बात करें कि अगर हमारी इनकम 1 लाख होगी तो आप क्या क्या चेंज करना चाहते हैं। बहुत सी चीजें चेंज हो सकती है। आपको रियलाइज होगा कि कई बार हमें जो लगता है ना कि सर बहुत परेशानी आती है, लोग ना बोलते हैं, अंदर से डिमोटिवेशन आता है, तो आपको पता नहीं है कि ये सब कुछ फेस करके जब 1 लाख इनकम होगी तो कितना आपको मजा आने वाला है, कितना आपका लाइफ में चेंज होने वाला है। ये आप जब इसको डिटेल में जाके खुद को पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 681 लोग है, तो यहाँ पे 681 लोग, अगर ये 681 लोग यहाँ से कामयाब हो गए, करोड़पति बन गए, ठीक है, हालांकि कई सारे तो ऑलरेडी बैठे हैं, 2-5 करोड़ रुपया कमा के भी बैठे हैं, लेकिन अगर माई रिचार्ज से 600 लोग यहाँ पे करोड़पति बन जाते हैं अगले कुछ 1-2 साल में, 3 साल में, तो वो 600 लोग करोड़पति नहीं बनेंगे, 600 परिवार की जिंदगी बदलेगी। जब डायरेक्ट सेलिंग से एक व्यक्ति कामयाब होता है ना, तो एक व्यक्ति कामयाब नहीं होते, एक पूरे परिवार की जिंदगी बदलती। तो उस रूप में हमें प्राउड फील होना चाहिए माई रिचार्ज के ऊपर, क्योंकि हम एक पूरे परिवार की पूरी लाइफ चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जो भी आपने लिखा हुआ है, 5 लाख रुपया आपने लिखा हुआ है, जो भी आपने लिखा है। कल हमारे एक लीडर से मेरी बातचीत चल रही थी, बोला सर 30 लाख से नीचे बात ही नहीं करनी मुझे, 30 लाख मेरी इनकम होनी चाहिए, एवरी डे मैं उठूं तो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, रोज का 1 लाख इनकम पे। और उनके जो सीनियर है वो 1 करोड़ का टारगेट लेके बैठे कि सर मंथली 1 करोड़ रुपया कमाना, और वो पहुंच जाएंगे। कोई भी पहुंच सकता है, माई रिचार्ज में कोई भी पहुंच सकता है। माई रिचार्ज का प्लान इतना शानदार है कि आप हेलीकॉप्टर खरीदने का भी सपना देख सकते हैं। ये दरिया है, दरिया में कभी कोई एंड नहीं आएगा, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने लिखा कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं कि ये मुझे कब चाहिए। आज एक डेडलाइन डाल दो कि ये बस सोचो, सोच के डालना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर अगले 1 साल में होगा, तो मैं बोलता हूं 2 महीना और लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर अप्रैल चल रहा है, अगले अप्रैल में हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं अप्रैल भी छोड़ो, आप जून का डाल दीजिए, जुलाई का डाल दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आज कसम खा लीजिए कि अभी जो डेडलाइन लिखेंगे हम लोग, अभी जो तारीख लिखेंगे, उस डेट पे ये इनकम चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसको पूरी तरीके से फिक्स कर दीजिए और अपनी डायरी में कहीं पे लिख लीजिए, अपने घर पे कहीं पे पोस्टर बना लीजिए कि ये जो तारीख है उस तारीख तक मुझे इस इनकम पे जाना है। आज के बाद आपका जो दिमाग है, उस दिमाग में ये डेट फिक्स हो जानी चाहिए, और भर दीजिए पूरा इस दिमाग को, 2 चीजों से भर दीजिए, इतना इनकम चाहिए, इस तारीख को चाहिए। अगर आप देखिए, एक जो बाउल होता है, एक बाउल जो होता है ना, कटोरा जिसको बोलते हैं, एक बाउल जो होता है उसमें कुछ नहीं तो हवा है, कुछ भी नहीं तो हवा है, ठीक है। तो उस हवा को कैसे निकालोगे आप चम्मच से हवा को तो बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है, उस बाउल में पानी भर दीजिए, हवा ऑटोमेटिक निकल गई। जैसे एक घर है, उस घर में पूरा अंधेरा है, तो अंधेरे से बाल्टी भर भर के आप अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। एक दीपक जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए, अंधेरा गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी है कि आप अपने दिमाग को पूरा भर दीजिए 2 चीजों से कि सर मुझे इस इनकम पे जाना, इस तारीख को जाना, और ये हो गया तो मेरे लाइफ में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी अगला एक क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको आंसर डिटेल में फिर लिखना पड़ेगा। अभी खाली सवाल लिख लीजिए कि इस इनकम पे जाने के लिए, इस इनकम पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस इनकम पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी, क्या मुझे आता है, क्या नहीं आता है, क्या और सीखना पड़ेगा, मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, खास करके कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या आता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो तो आपको आता है। मुझे याद है, मैं जब 10th में था तो मेरे क्लास में एक लड़का था सिद्धार्थ करके, उसका सेंटर में, पूरे सेंटर में उसका जो है फर्स्ट रैंक आया था। तो हम लोग जब 11th में आए, उसका बोर्ड में फर्स्ट रैंक आया था सेंटर में, मतलब वो जो राजकोट सेंटर था उसमें हजारों लाखों स्टूडेंट में से उसका पहला रैंक आया था बोर्ड एग्जाम में, एसएससी बोर्ड में। तो जब 11th में आया तो वो लड़के को, जो असेंबली होती है सुबह में स्कूल में, जो असेंबली होती है, प्रार्थना सभा जो होती है, उसमें उसको बुलाया गया था कि भाई तुम्हारा पिछले साल बोर्ड में फर्स्ट रैंक आया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार 12th में भी तुम कुछ ऐसे नंबर्स लेके आओ, लेकिन क्या ये जो तुम मार्क्स लेके आते हो इसका कोई सीक्रेट है क्या,
तो उसने बोला ऐसे तो कोई सीक्रेट नहीं है, मैंने मेहनत बहुत की है, लेकिन हाँ एक सीक्रेट जरूर है। वो सीक्रेट क्या है? बोलता है कि जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर हमारे सर क्या करते हैं, हमारे प्रैक्टिस एग्जाम लेते हैं। जैसे एग्जाम मार्च में है तो वो जनवरी से प्रैक्टिस एग्जाम लेना शुरू हो गए। उससे पता चलता है कि हमें कितना आता है और कहाँ पे हमें अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो बोलता है जैसे 20 मार्क का प्रैक्टिस टेस्ट है, तो मेरे ज्यादातर केस में 20 में से 20 आते थे। कभी मेरे 19.5 आते थे तो कभी मेरे 19 आते थे। तो मैं उसकी एक डायरी बनाता था कि आज एक 20 मार्क का पेपर हुआ, यहाँ पे मैंने गलती करी और वो चीज मुझे नहीं आई जहां पे मेरा मार्क कट गया। जो मुझे आता था उसका लिस्ट नहीं बनाता था, जो मुझे नहीं आता था ना उसका लिस्ट बनाता गया। तो जनवरी महीने में मैं वो चीजें सीखा जहां पे मैं कमजोर था, फिर फरवरी में और वो चीजें सिकुड़ती गई, अब मुझे सब कुछ आने लगा। और मार्च में जब मैं एग्जाम में गया तो मेरे पास सारा नॉलेज था, मैं पूरा वहां पे भर के आ गया। तो बोलते हैं कि ये गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको जो आता है ना वही लिखते रहते। ये तो मुझे आता ही है, मुझे वही पढ़ते रहते, जो आता है वही पढ़ते रहेंगे, लेकिन वहां पे समय नहीं देंगे जो उसको नहीं आता। मैंने वहां पे समय दिया जो मुझे नहीं आता, जो आता है वहां पे तो वो तो आता है, वहां पे फिर समय देने की क्या जरूरत है। तो मैंने उसको 2 बार किया, 20 बार नहीं किया, लेकिन मैंने ज्यादा टाइम कहाँ पे दिया, जहां पे मेरी गलती हो रही थी, जहां पे मेरे मार्क्स कट रहे थे, जहां पे मेरी मिस्टेक हो रही थी, जहां पे मैं कमजोर था। तो यहाँ पे भी देखिए, आप सोचेंगे सर मैं तो बहुत अच्छा टाई पहनता हूँ, मैं तो डायमंड क्लब भी करता हूँ, मैं मांगोल डेली यूज करता हूँ, मैं मांगोल सेल भी कर लेता हूँ, मैं अपलाइन की बात भी मानता हूँ, मैं जूम मीटिंग में भी आता हूँ, मैं वर्कशॉप में भी आता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कौन सी चीजें और है जहां पे आपकी गाड़ी अटक रही है, वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना? कि सर मान लीजिए कि मैं क्लोजिंग में थोड़ा कमजोर हूं, या मैं अपने दिन को प्लान करने में थोड़ा कमजोर हूं, ठीक है, या फिर मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता, या मैं 1-to-1 प्लान तो बहुत करता हूं लेकिन होम मीटिंग अभी नहीं कर रहा। कौन सी चीजें नहीं कर रहे आप जो आपको लगता है कि करनी चाहिए, और वहां पे फिर कौन सी चीजें जो आपको रोक रही है, कौन सी चीजें जो आपको और सीखने की जरूरत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, हो सकता है 2 चीज हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, लेकिन एक भी नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम है कि सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर आपकी इनकम 20,000 है तो फिर 20,000 ही आएगी, फिर 40 नहीं हो सकती वो, क्योंकि जब इनपुट में चेंजेस नहीं लाएंगे तो आउटपुट में चेंजेस कैसे आएगा। ठीक है ना? तो हमें उन चीजों में बदलाव लाना, उन चीजों में चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि ये जो मुझे सीखना है, जो भी आपने डिसाइड किया कि सर ये 2 या 3 या 4 चीजें जहां पे मुझे और फोकस करने की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। देखिए इसको थोड़ा और बताता हूं। जैसे एक आदमी ने ये लिखा कि सर मेरी टीम में प्लान बहुत कम हो रहे, ये चीज बदलनी पड़ेगी। जैसे एक मैडम ने लिखा कि सर मैं होम मीटिंग नहीं कर पा रही, 1-to-1 प्लान हो रहे लेकिन मेरे होम मीटिंग नहीं हो रहे, इसको चेंज करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने लिखा कि सर मेरी टीम में सिर्फ मैं ही प्लान दिखाता हूं और कोई प्लान नहीं दिखाता, इसको चेंज करना पड़ेगा, जब तक ये चीज बदलेगी नहीं मेरी 1 लाख इनकम नहीं है। एक इंसान ने लिखा सर मेरी टीम में नए फ्रेंचाइजी नहीं खुल रहे, 1 साल में नए फ्रेंचाइजी नहीं खुले। तो नए फ्रेंचाइजी नहीं खुलेंगे तो मेरी टीम को प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो टीम में ग्रोथ कैसे आएगा। कौन सी चीजें हैं जहां पे आपका काम अटका हुआ है। ठीक है, वो कोई स्किल हो सकती है, वो कोई और चीज हो सकती है, वो कोई समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे अभी आपको फोकस करना पड़ेगा। उन चीजों को हम लोग को यहाँ पे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल लिखिए कि कैसे बदला जाए। जैसे एक इंसान ने लिखा कि मेरे टीम में जो है मैं ही प्लान दिखाता हूं और कोई नहीं दिखाता, तो कैसे बदला जाए, क्या किया जाए कि लोग भी दिखाना शुरू करें प्लान। ठीक है ना? तो इसके लिए आप सीनियर का कांटेक्ट कर सकते हैं, अपलाइन का कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी टीम में अपने अपलाइन को लेकर काउंसलिंग कर सकते हैं, अपनी टीम में 1-to-1 बैठ के उनको समझा सकते हैं कि आपको प्लान दिखाना क्यों जरूरी है, कौन कौन प्लानर बन सकता है। कुछ भी, आपका दिमाग आपको रास्ता बताएगा। एक बार जब आप टास्क दिखा देंगे ना अपने माइंड को, तो माइंड फिर आपको रास्ता दिखा देगा। ठीक है, तो कैसे होगी ये सारी चीजें, इसके ऊपर आप लोग को बातचीत करना है। इसमें फिर कौन आपकी मदद करेगा, कौन हेल्प करेगा, और इसका एक पूरा प्रोसेस आप लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पूरा रोड मैप दिखा दिया। मतलब हम आज इस मीटिंग में क्यों बैठे हैं, इसको थोड़ा उल्टा जाते हैं, आज इस मीटिंग में क्यों बैठे हैं हम लोग। पहले तो आप मुझे क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आप इस मीटिंग में, आप इस मीटिंग में क्यों बैठे हैं, क्योंकि आप माई रिचार्ज में हो। आप माई रिचार्ज में क्यों हो, क्योंकि आप कामयाब होना चाहते हो। तो अल्टीमेटली वहीं पे है कि हम लोग कामयाब होना चाहते हैं। ठीक है ना? अगर आप कामयाब ही नहीं होना चाहते
तो आप बिजनेस ही नहीं ज्वाइन करते, आप बिजनेस ही ज्वाइन करते तो आप सीखना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते इस मीटिंग में नहीं होते। तो अल्टीमेटली व्हाई वी आर हियर, बिकॉज वी वांट टू गेट सक्सेस, वी वांट टू डेवलप आवर ओन सेल्फ, और हम अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को अपनी अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक रोड मैप दिखा दिया, इसके ऊपर आपको चलना है। जब भी आपके दिमाग में ये लगे ना सिर्फ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, मजा नहीं आ रहा है, अंदर से जोश नहीं आ रहा है, तो ये सारे शब्दों, ये सारे सवालों पे चले जाइए आप, और इसके जवाब लिखिए, और इसको हर 2 दिन में 4 दिन में एक बार इसको नजर घुमा लीजिए। जिससे क्या होगा, कई बार होता है ना कि भाई लैपटॉप आप 10 दिन बाद चालू करो तो एक बार एंटीवायरस चला दीजिए, एक बार पूरा स्कैन कर दीजिए आप, क्यों हो सकता है कोई वायरस आ गया पिछले 10 दिन में। तो हर 10 दिन में ये एंटीवायरस आपको चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ और मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस के रिलेटेड है, और उसमें कुछ 1% लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। देखिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना जरूरी नहीं है, कई बार कड़वी दवाई भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आपकी अपने टीम के साथ रिश्ते अच्छे हैं? एक इंसान मुझे बोलता है सर मैं इस बिजनेस में 1 लाख रुपया इनकम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे डाउनलाइन जो है ना वो मेरे से बात नहीं करते, मेरे डाउनलाइन के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं उसको जिंदगी में कभी फोन नहीं करूंगा। आपने एक व्यक्ति को सपना दिखाया, विश्वास दिखाया, ज्वाइन कराया, बिजनेस में लाए, टाई पहनना सिखाया, स्मार्ट कंज्यूमर कराया, डायमंड क्लब कराया, सब कुछ कराया, रॉयल्टी होल्डर बनाया, फिर उसके साथ रिश्ता खराब कर दिया। अगर आपके अपनी टीम के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो ये एक गंभीर समस्या है। इसके बिना आप अपनी टीम के बिना कैसे ग्रो करेंगे? ठीक है, फिर और मैं डिटेल में जाता हूं यहां पे कि क्यों रिश्ते अच्छे नहीं है। तो पता चलता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन को कुछ सिखाते ही नहीं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज करना नहीं सिखाते, उसको परचेस करना नहीं सिखाते, उसको आईडी लगाना नहीं सिखाते, उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। और वही लोग फिर अपलाइन को बोलते हैं कि आप मेरी टीम में मत आइए, मेरी टीम में मैं ही जाऊंगा। लेस देन 1% लोग हो गए, लेस देन 1%। जैसे आज 750 लोग इस मीटिंग में है, तो 700 लोग, 7 लोग भी नहीं हो गए यहाँ पे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंट कीजिए। आप अपने बच्चों से कितना भी प्यार करो, एक समय आएगा कि आपको उनको बाहर भेजना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए। वो आपसे दूर हो गए होगे, आप उसको अपनी गोद में रह के नहीं चल सकते जिंदगी भर। तो क्या आप अपने डाउनलाइंस को टेक्निकल चीजें सिखाते हैं? क्या उनको ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करना सिखाते हैं? क्या उनको ई वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना सिखाते हैं? क्या उनको आईडी क्रिएट करना सिखाते हैं? उनको परचेस करना सिखाते हैं? उनको हमारी वेबसाइट कैसे लॉगिन करनी है, एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्ञान से आता है। अगर वो ज्ञान आपके अंदर है लेकिन आपकी टीम के अंदर नहीं है, तो मान के चलिए कि आपने उसका डुप्लीकेशन नहीं किया। और यहाँ पे एक शानदार पैरामीटर है, एक शानदार पैरामीटर है जिससे पता चलेगा कि आपकी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन हुआ है कि नहीं। एक व्यक्ति जो है वो 1 लाख बीवी कर रहा है, और मान लीजिए उसकी टीम में इस महीने 20 लोग ज्वाइन किए। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि 20 में से कितने लोग आपने जोड़े और कितने लोग आपकी टीम ने जोड़े? तो एक व्यक्ति बोलता है सर 20 में से 16 लोगों को मैंने ज्वाइन किया और 4 लोगों को मेरी टीम ने ज्वाइन किया। मतलब 80% काम मेरा है और 20% मेरी टीम का है। और दूसरा व्यक्ति है, वो बोलता है सर 4 लोगों को मैंने ज्वाइन किया, 16 लोगों को मेरी टीम में लोगों, अलग अलग लोगों ने प्लान करके ज्वाइन किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20% काम उसने किया, 80% टीम ने किया। इसमें राइट कौन सा है? अगर आप डुप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो दूसरा वाला राइट है। अगर आपका बिजनेस 2 लाख बीवी है, 3 लाख बीवी है, और उसका 70-80% आप ही लेके आ रहे हैं, मतलब आपकी टीम में आपने किसी को कुछ नहीं सिखाया। टीम तो है, लोग तो है, लेकिन आपने उनको सिखाया नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं किया। तो आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ई वॉलेट में कैसे पैसा आएगा, प्लान कैसे दिखाते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट कैसे परचेस करते हैं, सब कुछ जो आप करते हैं। क्योंकि अगर आप यही सब करते रहोगे तो आपके जितने प्लान होने चाहिए उतने नहीं होंगे। लाइफ में
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको वर्क को डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों को काम देना भी सीखना पड़ेगा। कई बार यह समस्या होती है कि लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कई बार यह भी समस्या होती है कि अपलाइन जिम्मेदारी देने को ही तैयार नहीं। जिससे मान लीजिए कि मैंने एक व्यक्ति को तैयार करने के बारे में सोचा कि चलो भाई मैं अभी रोबिन मंडल सर को प्लान सिखाऊंगा, तो मैंने रोबिन सर को बोला सर अगला प्लान आप दिखाइए, मैं देखता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि अगला जो कॉन्टेक्ट है वो तो कोई टीचर है, बहुत अच्छा इंसान है, तो मेरा फिर दिमाग घूम जाता, नहीं सर एक काम करो, ये प्लान मैं दिखाता हूँ क्योंकि कॉन्टेक्ट अच्छा है, ये चला जाएगा आपसे, मैं इसको जोड़ दूंगा। तो वहां पे एक व्यक्ति को जोड़ने की लालच आगे आ गई, वो डुप्लीकेशन करने का जो एक मोटिव था वो पीछे चला गया। ये इतना इजी बिजनेस है, इतना शानदार बिजनेस है और इतना सिंपल बिजनेस है कि इसमें हम बहुत आसानी से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हम दिमाग लगा के इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एक बार मैं एक मार्केट पे चला गया था, सब्जी की मार्केट थी और वहां पे बहुत सी चीजें मिल रही थी। तो एक गुड़ की दुकान थी, गुड़, तो गुड़ के बड़े बड़े भिल्ले पड़े थे वहां पे। तो एक महिला आके बोलती है भाई साहब गुड़ अच्छा है, बोला हाँ बढ़िया है, तो ऐसे करके उसको दबाया तो एकदम पिचक गया है गुड़। बोला भाई साहब ये तो एकदम पिचक गया है। बोला वो पिचक नहीं गया, लोगों ने ऐसे चेक कर करके पिचका दिया है उसको। वो पहले अच्छा ही था, लेकिन जो भी आता है ऐसे चेक करता है गुड़ कैसा है, सख्त तो है, तो ऐसे कर करके पिचका दिया। तो बिजनेस जो है वो आसान है, लेकिन दिमाग लगा के हम लोगों ने उसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो ये सवाल हमें पूछना है, मेरी टीम के साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं? अगर मैं अपनी टीम की ई वॉलेट से 200 रुपया निकाल लूंगा, फिर मैं बोलूंगा मेरा डाउनलाइन मेरा फोन नहीं उठाता, क्यों उठाएगा फोन? ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी है ना, वो अपने शिष्य को बुलाते हैं और उसको बोलता है देखो चांद को देखो, तो शिष्य ना उंगली को देख रहा है। गुरु ने बोला तो क्या देख रहा है? बोला आपका उंगली, आप ये दिखा रहे ना। बोला भाई उंगली मत देख, उंगली से क्या दिखा रहा हूं, चांद दिखा रहा हूं, उसको देख। तो कुछ लोग वो 200 रुपये को देखते हो, 2 लाख की इनकम हमारी चाल से उसको नहीं देखते। और मैं एक बात बताऊं, आप किसी की वॉलेट से 2 रुपया भी लेते हैं ना, 2 लाख लोगों को पता चल जाता है। बेवकूफ आदमी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खुद को बहुत समझदार समझता है, दूसरों को बेवकूफ समझता है। अगर कभी भी बेवकूफ आदमी को पहचानना है ना, तो ये इसकी क्वालिटी है, खुद को बहुत समझदार, दूसरों को बेवकूफ समझेगा। ये एक ऐसी गलती है जो आपको इस बिजनेस से बाहर फेंक देगी दोस्त। लेस देन 1% शायद करते होगे, लेकिन आज मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। आपकी टीम के साथ आपके रिश्ते, जब आप लोगों को लीडर जैसा सम्मान देते हैं, जब आप लोगों को उनके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, तब वो रिश्ते बनते हैं। जब आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, लोगों को चीजें सिखाते हैं, तब वो आपके रिश्ते बनते हैं। जब वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जब आप अपनी टीम को अपनी अपलाइन को अपनी टीम में लेके जाते हैं, तब आपका ग्रोथ होगा। जब आपकी तरह आपकी टीम भी काम करते हैं, तब आपका ग्रोथ होगा। और ये शुरुआत है, ये अगर आपने शुरुआत में कर दिया, 8-10 लोगों को डेवलप कर दिया, तो आपका 90% काम यहाँ पे माई रिसर्च में हो जाता है। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ कि देखिए हम लोग जब खाना खाने जाते हैं ना, तो 2 टाइप की सिस्टम होती है। एक होती है मेनू कार्ड, आला कार्ड बोलते हैं उसको, कि भाई आप देखिए कार्ड में देखिए, उस हिसाब से आप चूज कीजिए आपको क्या ऑर्डर करना है। और आपने चूज किया, फिर आपने ऑर्डर किया, फिर आपका खाना आया और आपने कितना खाया उस हिसाब से आपका बिल बनता है। लास्ट में आपको कीमत चुकानी है, लास्ट में आपको पे करना है कि 1000-2000 कितना बिल बना। दूसरा होता है बुफे सिस्टम। बुफे सिस्टम में क्या होता है कि सर यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, 200 प्रकार की चीजें हैं, आप खा सकते हैं, सैलेड्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, हर प्रकार का खाना है, आप जितना खाओ उतना खा सकते हो, लेकिन एक इंसान का 500 रुपया है। तो पहले आप 500 रुपया दीजिए, फिर अंदर चले जाइए, फिर जितना खाना है उतना खाओ, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड खाना मिलता है, लेकिन कीमत आपको पहले चुकानी पड़ेगी। तो माई रिचार्ज जो है वो बुफे सिस्टम है। यहाँ पे प्राइस पहले चुकानी है। एक बार आपने प्राइस चुका दी, एक बार आपने यहाँ पे कीमत चुका दी, फिर आपको अनलिमिटेड चीजें मिलेगी। लेकिन वो आपकी जो कीमत चुकाने वाली बात है ना, ये आपको शुरुआत में। यहाँ पे आपकी परीक्षा कब ली जाएगी? जब आप इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, जब आपके पास टीम ही नहीं है, जब आपके पास लोग ही नहीं है, जब आपकी इतनी इनकम ही नहीं, तभी आपकी सारी कसौटी यहाँ पे ली जाएगी। और उस टाइम पे अगर आप वहां पे पास हो गए, तो फिर वहां पीछे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आज 5 लाख इनकम, उसको कोई चैलेंज नहीं आ रही है, उसको हर चैलेंज भी मीठी लग रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि 5 लाख इनकम आ रही है। तो ये शुरुआत जो है, इसको हमें यहाँ पे अच्छे से सेट करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, क्या आपकी टीम में फ्रेंचाइजी है? सर मैं एक रॉयल्टी होल्डर हूं,
मेरा 40,000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, मैं एक सिल्वर डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरी पूरी टीम दूसरे जगह पे जाके माल लेती है, प्रोडक्ट लेती है, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायरीचर्च एक परिवार और एक फ्रेंचाइजी तो कई सारे लोगों को देते हैं ना प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी टीम को ही दे। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम में ग्रोथ आता है, ऐसे ऐसे आपको अपनी टीम में नए फ्रेंचाइजी ओपन कराने पड़ेंगे। सर मेरी टीम में नए रॉयल्टी होल्डर बन रहे हैं, सर मेरी टीम में नए लोग भी जुड़ रहे हैं, सर मेरी टीम में नए डायमंड डायरेक्टर भी बन रहे हैं, लेकिन क्या आपकी टीम में नए फ्रेंचाइज ओपन हो रहे हैं? देखिए ये कुछ है ना पैरामीटर्स है जिससे पता चल जाता है कि टीम ग्रोथ पे है। जिस टीम में रेगुलर बेस पे नए फ्रेंचाइजी ओपन होते हैं ना, वो टीम ग्रोथ में होती है। जिस टीम में लोग ऑफर्स अचीव करते हैं ना, जैसे लैपटॉप ऑफर हो गया, ग्रोथ मास्टरी का ऑफर हो गया, जिस भी टीम में लोग ऑफर अचीव करते हैं उस टीम हमेशा ग्रोथ में होती है। जिस टीम में रेगुलर बेस पे सेमिनार्स होते हैं वो टीम ग्रोथ में होती है। जिस टीम में लोगों की रैंक चेंज होती रहती है वो टीम ग्रोथ में होती है। जिस टीम में वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन बढ़ता रहता है ना कि सर पिछली बार मैं 21 लोग को लेके आया था, इस बार मुझे लगता है कि मैं 41 लोगों को लेके आऊंगा, वो टीम ग्रोथ में होती है। ठीक है, तो आपको ये सवाल खुद को पूछना है कि ये इस रूप में हमारी टीम में ग्रोथ है कि नहीं, खास करके आपकी टीम में नया फ्रेंचाइजी खुल रहा है कि नहीं। और नया फ्रेंचाइजी खोलने के लिए कंपनी भी आपको इतने सारे ऑफर दे रही है, क्यों दे रही है? वो ऑफर इसीलिए दिए जा रहे हैं जिससे आपकी टीम में नए फ्रेंचाइजी खुले, आपकी टीम में नए फ्रेंचाइजी खुलेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपकी इनकम ग्रो होगी, और अल्टीमेटली जो शुरुआत में हमने लिखा है ना, जो सपने पूरे करने, वो सपने पूरे करने के लिए रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक है ना रशियन राइटर था, वो गांधी जी के ऊपर एक बार किताब लिखना चाहता था, तो वो इंडिया आ गया और गांधी जी से परमिशन लेके बोला कि मैं आपके आश्रम में 10-15 दिन रहना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ, मुझे आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो गांधी जी का एक नियम था, वो क्या करते थे, जब भी खाना खाते थे ना तो साथ में नीम की चटनी लेते थे, क्योंकि उनका एक टारगेट था कि मुझे जो स्वाद का मोह है उससे छूट जाना है। तो जब भी खाने में कोई टेस्टी चीज आती थी ना, उसके बाद नीम की चटनी थोड़ी खा लेते थे, जिससे मुंह में फिर कड़वाहट आ जाए। तो खाना खाने के लिए खाते थे, स्वाद के लिए नहीं खाते। लेकिन उनकी एक आदत यह भी थी कि उनके साथ जो भी खाना खाना बैठेगा ना, सबको नीम की चटनी दे देते हो। तो ये जो रशियन ऑथर था, नाम उसका भूल गया हूं मैं, वो गांधी जी के साथ खाना खाने बैठा, उसको भी नीम की चटनी दी गई, उसने थोड़ी सी चखी, उसको समझ में आ गया तो बहुत कड़वी है। तो उसने दिमाग लगाया, बोला पहले ये कड़वा कड़वा खा लेता हूं, उसके बाद सारा खाना अच्छे से खाऊंगा। उसने पहले फटाफट फटाफट कड़वी चटनी खा गया। तो गांधी जी की नजर पड़ी, ये तो पूरी खा गया। बोला आपको और पसंद आई, इनको और दो, पहले से डबल दो, इनको लगता है बड़ी पसंद आई। तो जब दिमाग लगाते हैं तो आपके सीनियर भी आपके सामने दिमाग लगाएंगे फिर। ठीक है, तो आपकी टीम में नए फ्रेंचाइजी ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग इनफ मात्रा में आ रही, जितनी क्वांटिटी में आनी चाहिए उतनी आ रही है? सर मेरी टीम में 10 प्लानर है और इस महीने 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 6 लोगों ने ज्वाइन किया। देखिए हम लोग एक ऐसे प्लान में है जिसमें बेशक हमारा रीपर्चेस ज्यादा होगा। अगर आपका 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम है तो ज्यादा बिजनेस जो है वो आपकी रीपर्चेस से आएगा। ठीक है, लेकिन आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। नए लोग आएंगे तो नए स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, नए स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे तो वही फ्यूचर में जाके नए डायमंड क्लब बन सकते हैं। नए डायरेक्ट डायमंड क्लब से भी ज्वाइनिंग आ सकती है। न्यू ज्वाइनिंग आएगी तो स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ेंगे, डायमंड क्लब बढ़ेंगे, स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब बढ़ेंगे तो आपकी टीम में 99,000 को क्रॉस करने वाले लोग बढ़ेंगे, यानी कि आपकी टीम में नए रॉयल्टी होल्डर्स बनेंगे। आपकी टीम में रॉयल्टी होल्डर बनेंगे तो उनके अपलाइन की रैंक चेंज होगी, वो गोल्ड में चले जाएंगे, कोई सफायर में चला जाएगा, कोई एमरल्ड में चला जाएगा, कोई डायमंड में चला जाएगा, अल्टीमेटली पूरी गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग कितनी आती है? जैसे आज 24 तारीख है तो ये 23 दिन में नई ज्वाइनिंग कितनी आई? कल हमारे एक साथी से बातचीत हुई, मैंने बोला सर बोलिए न्यू ज्वाइनिंग कितनी आई? बोला सर मैंने 8 लोगों को जोड़ा है। मैंने बोला आप रोज की 2 ज्वाइनिंग कीजिए, आपका ये 22 दिन में, कल बात हुई थी तो मैंने बोला 22 दिन में आपकी 44 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उसके बदले 8 है, यानी कि आपको और रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, और ताकत। और ये 2 ज्वाइनिंग तो आप भी कर सकते हैं ना। दिन में 5-6 लोग को प्लान किया तो 2 ज्वाइनिंग आ गई, लो ऑफ एवरेज अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। तो ये बहुत जरूरी है, ये जो है ना स्पीड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पीड से हम लोग भागे, स्पीड से हम लोग काम करें। तो अगर मैं रोज की 2 ज्वाइनिंग करता हूं तो फिर मेरी पूरी टीम मिलकर भी रोज की 2 से 3 ज्वाइनिंग करेंगे।
तो रोज की 5 अगर ज्वाइनिंग आती, महीने में 150 लोग बिजनेस में नहीं आ जाते, तो सोचिए आपकी टीम में कितने स्मार्ट कंज्यूमर आएंगे, आपकी टीम में कितने डायमंड क्लब आएंगे, आपकी टीम में कितने लोग हर महीने रॉयल्टी होल्डर बनेंगे। तो आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग आती है कि नहीं आती, और आती है तो कितनी मात्रा में आती है। मैं उस व्यक्ति को प्लानर का दर्जा देता हूं। मैं प्लानर उस व्यक्ति को कहता हूं जो व्यक्ति महीने में कम से कम 10 लोगों को 2000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करे। अगर आप महीने में 10 लोगों को या 10 से ज्यादा लोगों को 2000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको एक प्लानर कहता हूं। अगर नहीं करते हैं तो मैं कहूंगा कि अभी आप प्लान सीख रहे हैं, या अभी आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। एक व्यक्ति है बहुत अच्छा प्लानर है, बहुत अच्छा प्लानर, मतलब अगर किसी के सामने बैठ गया, अगर 2 लोग को प्लान दिखाए तो 2 के 2 लोग को ज्वाइन कर देगा। और दूसरा व्यक्ति है उसका प्लान इतना अच्छा नहीं है, वो 5 लोग को प्लान दिखाते तो 1 व्यक्ति ज्वाइन करता है। लेकिन ये जो पहला व्यक्ति है उसने पूरे महीने में 4 लोग को प्लान दिखाया, तो उसने क्या किया, 4 में से 3 लोग को ज्वाइन कर दिया। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति था वो 10 लोग को प्लान दिखाता तो कभी 3 ज्वाइनिंग, कभी 4 ज्वाइनिंग, लेकिन उसने इस महीने 12 लोग को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उसने इस महीने 40-45 प्लान कर दिए। अब आप मुझे बताएं किस व्यक्ति के यहाँ पे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है? जिसने 3 लोग को ज्वाइन किया, जो सबसे अच्छा प्लानर है, नंबर 1 प्लानर है। लेकिन उनकी दिक्कत क्या है, वो प्लान दिखाते नहीं, वो महीने में 4 ही प्लान दिखाएंगे। और जिसको नहीं आता वो रोज ही प्लान दिखाते, तो उसने फिर 12 लोग को ज्वाइन कर दिया, और इतने प्लान दिखा दिखा के उनके प्लान की क्वालिटी और भी बढ़ती गई। ये चीजें हम लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमारा काम हम लोग को करना पड़ेगा। हमारा काम नहीं करेंगे ना तो हमारी जो धार है वो भी कमजोर हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक शेर था। वो शेर शिकार करता है, शिकार के पीछे भागता है, शिकार करता है, खाना खाता है, और खाना जब पेट भर जाता है, पेट भर के खाना खाता है, और जब पेट भर गया तो पास में कोई भी छोटा सा पेड़ पकड़ लेता है, उसके नीचे सो जाता है। तो भेड़ियों का एक झुंड था, वो क्या करता था, वो शेर के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि भेड़ियों को पता है कि शेर बड़ा शिकार करेगा, कभी जंगली भैंसे को मारेगा, कभी बफलो को उस टाइप से मारेगा, और वो खाएगा कितना, थोड़ा सा खाएगा, बाकी तो पड़ा रहेगा, तो बाकी खाना हम लोग खाएंगे। तो शेर जब भी शिकार करता था, अपना खाना खाता था, फिर आगे जाके पेड़ के नीचे सो जाता है। भेड़िए दूर 50 फुट दूर खड़े रहते हैं झुंड में। अब उसने जाकर के शेर ने उसका पेट भर लिया है। शेर का जब पेट भर गया है, अब उसको शिकार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो किसी के पीछे नहीं जाएगा, शेर सो गया है। फिर भेड़िए क्या करते थे, वो शिकार को खत्म करते थे, वो खाने को खाते थे। तो इससे क्या होता था कि भेड़िए को शिकार नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये जो गैंग थी उसमें एक भेड़िया बड़ा खतरनाक था, बहुत चालाक था, और बड़ा शरारती था। वो क्या बोलता है, खाते खाते एक डायलॉग लगाता कि जंगल का राजा कौन? तो उसका दोस्त बोलता है जंगल का राजा शेर। बोला नहीं, वो तो मेरा नौकर है, वो मेरे लिए शिकार करता है, मैं खाता हूं, जंगल का राजा मैं हूं। अब शेर दूर सोते सोते सब कुछ सुन रहा है, लेकिन शेर सोच रहा है अरे यार कोई बात नहीं, भेड़िए है, उनको बोलने दो, मुझे उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन ये बार बार शेर के दिमाग में एक बात जा रही है कि जंगल का राजा कौन? जंगल का असली राजा मैं हूं, वो तो मेरा नौकर है, वो तो मेरा सेवक है, वो मेरे लिए शिकार करता है। अब क्या होता था, शेर को भी लॉ ऑफ एवरेज लगता है, पता है आपको? लॉ ऑफ एवरेज जो है ना, सिर्फ हमको नहीं लगता है, शेर को भी लगता है। शेर अगर 3 बार शिकार के पीछे भागता है तो 1 बार पकड़ लेता है, 2 बार उसके हाथ से भी छूट जाता है। लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसको नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं है, उसको भूख लगती है तो भागना पड़ेगा। तो जब शेर मान लीजिए किसी हिरन के पीछे भागा, बहुत भागा, लेकिन पकड़ नहीं पाया, उस टाइम पे वो भेड़िए की बात उसको यहाँ पे हैमर करती है कि यार इतना मैं भाग रहा हूं, खाएगा वो, मैं कितना खाता हूं, थोड़ा सा, बाकी तो वही खाते हैं, उसकी बात सही है, मैं उसका नौकर हूं, मैं उसके लिए शिकार कर रहा हूं। फिर शेर ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं, अब मैं शिकार करूंगा ना, मैं दिन में 3 बार नहीं भागूंगा, मैं दिन में 1 ही बार शिकार करूंगा, और पूरा दिन उसी को खाऊंगा। तो शेर क्या करता था, सुबह सुबह में एक शिकार कर लेता है, वहीं पे बैठा रहता है, किसी को खाने नहीं दूंगा, और पूरा दिन वो शिकार खाता है। इससे क्या हुआ कि शेर जो पूरा दिन भागता रहता था, दिन में 10 बार शिकार के पीछे भागता था, अभी 2 या 3 बार भाग रहा है। तो उसकी भागने की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, उसका वजन भी थोड़ा बढ़ रहा है, और जो शिकार सुबह किया वो शाम को खा रहा है, तो थोड़ा बासी खाना भी खाना शुरू कर दिया।
लेकिन वहां पे बैठे बैठे वो थकने लगा, फिर वहां से दूर चला, जैसे दूर चला जाता है फिर भेड़िया तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। भेड़ियों का सुबह उठ के एक ही काम है, शेर कहाँ है भाई, चलो उधर जाओ, वो शिकार करेगा, थोड़ा खाएगा, बाकी हम लोग के लिए रखेगा। अब फिर शेर, फिर भेड़िया डायलॉग मारता है, जंगल का राजा कौन, जंगल का राजा मैं हूं, वो तो मेरा नौकर है, मेरे लिए शिकार करता है। शेर ने सोचा इसका कोई परमानेंट इलाज खोजना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, हफ्ते में एक ही शिकार करूंगा, हफ्ते में एक शिकार करूंगा, पूरा हफ्ता इसको बैठ के खाऊंगा, किसी को हाथ नहीं लगाना दूंगा। तो शेर हफ्ते में एक शिकार करता था और वो बासी खाना 8 दिन तक खाता था और एक हफ्ते बाद फिर शिकार के लिए निकलता। अब क्या हुआ, शेर का वजन बढ़ गया, शेर का वजन बढ़ गया, शेर की शिकार के पीछे भागने की क्षमता घट गई, क्योंकि वजन बढ़ गया, स्फूर्ति कम हो गई, स्किल भी कम हो गई। तो पहले जो 2 बार 3 बार भाग के पकड़ लेता था, अभी वो 15-20 बार भागता है तब भी नहीं पकड़ पाता। ऐसे करते करते शेर भूखा भी रहने लगा, भूखा रहने लगा, क्षमता कम हो गई है, वजन बढ़ने लगा, बीमारियां आने लगी क्योंकि बासी खाना खा रहा है, और धीरे धीरे इतना बीमार हो गया कि शेर से चला नहीं जा रहा। और जब चला नहीं जा रहा तो उसको समझ में आ गया कि अब मौत नजदीक है, वो गिर गया, धीरे धीरे करके मर गया। अब वो ऊपर जाके देख रहा है तो भेड़िए तो दूसरे शेर के पीछे लग गए, कोई बात नहीं, ये शिकार करके हम खाएंगे, वो तो अभी भी जिंदा है। तो शेर के दिमाग में ये बात घुस गई कि मैंने अगर कुछ दिन शिकार नहीं किया तो मुझे ऊपर बुला लिया, वो आज भी शिकार नहीं कर रहे हैं, वो आज भी दूसरे का टुकड़ा खा रहे हैं, वो आज भी जिंदा है और स्वस्थ है। तो उसने भगवान को एक सवाल पूछा कि ये अन्याय क्यों। तो भगवान ने बोला बहुत सीधी बात है भाई, आप भूख से मरे हैं, आप बीमार होके मरे हैं, आपका जीवन सही चल रहा था लेकिन आपने उसमें बदलाव लेके आया जिससे आप मर गए। तो बोला मैंने कुछ दिन अगर शिकार नहीं किया तो मैं मर गया, वो तो जिंदगी में कभी शिकार नहीं करते, वो क्यों जिंदा है आज। तो ऊपर वाले ने बहुत ही शानदार आंसर दिया, उसने कहा देखो वो अपना काम कर रहे हैं। बोला कौन सा काम कर रहे हैं। बोलते हैं उनको भेड़िया बनाया गया है, भेड़िया का जन्म इसलिए होता है कि दूसरे का जूठा खाए, इसीलिए वो जिंदा है क्योंकि वो भेड़िया है और भेड़िया का काम कर रहे हैं। और तुम इसलिए मर गए हो क्योंकि तुम शेर हो, तुमने शेर का काम नहीं किया, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम जूठा खाओ या किसी और का खाओ, तुम्हारे अंदर क्षमता है शिकार करने की, उसके अंदर नहीं है, और तुम अपने क्षमता को साइड में रख के तुमने उसके जैसे बनने की कोशिश की, इसीलिए तुम यहाँ पे मर गए। तो अगर हम डेली बेस पे प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों को रेगुलर बेस पे नहीं होम मीटिंग करेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, तो हमारी ये स्किल में जंग लग जाएगा दोस्त। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी टीम में भी प्लानर बन जाए, तब भी कोशिश कीजिए हर दूसरे तीसरे दिन तो आपको एक प्लान दिखाई देना है। और मैंने जो आपको टारगेट दिया है महीने में 10 ज्वाइनिंग, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ये हर तीसरे दिन एक ज्वाइनिंग है। अगर आप ईमानदारी से 2 घंटा इस बिजनेस को करते हैं कि मैं रोज कम से कम एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा, कम से कम एक व्यक्ति को रोज बताते हैं, तो 3 दिन में 3 लोगों को माई रिसर्च के बारे में बताते हैं। और लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 3 को मिलो तो एक व्यक्ति तो पॉजिटिव है, वो आपके साथ जुड़ ही जाएगा। तो 3 दिन में भी एक व्यक्ति को अगर हम नहीं ज्वाइन कराते हैं और फिर हम रखते हैं कि 1 लाख रुपया कमाने का सपना, तो ये कैसे पूरा हो सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि सर मुझे 6 पैक बॉडी बनानी है, उसके लिए क्या करूंगा, मैं हर संडे 1 घंटा जिम में आऊंगा। जिम में तो आ रहा हूँ, फीस तो पूरी भर रहा हूँ, हर संडे 1 घंटा जिम में जाने से आपका बॉडी नहीं बन सकता। फिर आपको वो हम बोलते हैं सलमान खान का फिजिक कितना अच्छा है, वो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को 8-8 घंटे वो जिम में रहते हैं, लोग जिम को अपना घर बना लिया लोगों ने, इसलिए उनका शरीर इतना अच्छा है। तो हर 3 दिन में एक व्यक्ति मैं आपको जोड़ने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, सच में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो रोज की 3 ज्वाइनिंग करना जरूरी है। 3 दिन में एक ज्वाइनिंग नहीं, एक दिन में 3 ज्वाइनिंग करना जरूरी है, लेकिन 3 दिन में भी एक ज्वाइनिंग करेंगे तब भी महीने की 10 ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये लीडर के, ये प्लानर के पैरामीटर है कि मैं किसको प्लानर मानता हूं, जो कम से कम 3 दिन में एक व्यक्ति को 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करे। दूसरी क्वालिटी, प्लानर वो है जो लोगों को डायमंड क्लब से भी ज्वाइन करा सके। सर डायमंड क्लब से ज्वाइन कराना जरूरी है, जरूरी है, हर व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को नहीं। आप अगर महीने में 10 लोग को ज्वाइन कराते तो कम से कम एक तो नया डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग होना चाहिए। सर इससे क्या प्रूव होता है, इससे यह प्रूव होता है कि आपने वो स्किल डेवलप कर ली है कि अब एक व्यक्ति को आप 6000 बिजनेस वॉल्यूम का भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये स्किल आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 1 लाख इनकम पे जाना चाहते हैं कि सर अब इतना कॉन्फिडेंस है, इतना स्किल डेवलप हो गया कि मैं डायमंड क्लब से भी ज्वाइन करा लेता हूं, इससे ना आपका एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
एक जबरदस्त पुश आएगा। फिर आप 2000 की ज्वाइनिंग तो ऐसे निकालोगे। जो लोग ये 600-800 बीवी से ज्वाइन करते हैं ना, उन्होंने कभी भी किसी को डायमंड क्लब से ज्वाइन नहीं कराया। और डायमंड क्लब से नहीं ज्वाइन कराया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया कि सर आप जानते नहीं है हमारी कंपनी ने एक शानदार प्रेस्टिजियस क्लब है जिसका नाम है डायमंड क्लब, उसके ये बेनिफिट। वो अप्रोच ही नहीं करते, और वो अप्रोच नहीं करते उसके पीछे का रीजन ये है कि वो खुद डायमंड क्लब नहीं करते। शिव खेड़ा साहब जब यूएस में थे, जब वो इंश्योरेंस की पॉलिसियां बेच रहे थे, तो उन्होंने कभी भी 1 मिलियन की पॉलिसी नहीं बेची थी। उनका एक सपना था कि मैं एक बार इतनी बड़ी पॉलिसी बेचूंगा, $1 मिलियन की पॉलिसी। लेकिन उनके कलीग में एक भाई साहब ऐसे थे जो हर महीने 4 से 5 पॉलिसी बेच देते थे 1 मिलियन की। उसको बड़ा सम्मान मिलता था। ये पूरा महीना काम करके जितना पैसा कमाते थे ना, उतना वो एक पॉलिसी बेच के कमा लेते थे, क्योंकि बड़ा पॉलिसी बेचते थे। तो एक बार शिव खेड़ा साहब उनके पास चले गए और पूछा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कितनी पॉलिसी सेल करते हैं एक महीने की 1 मिलियन वाली? उसने बोला कम से कम 5 से 6 तो मैं सेल कर देता। बोलता है मैंने आज तक एक भी पॉलिसी 1 मिलियन की सेल नहीं की। आप मुझे सीक्रेट बताइए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप 1 मिलियन की पॉलिसी सेल करते हैं और मैं नहीं कर पाता। तो उस व्यक्ति ने सीधा सवाल पूछा, क्या आपने खुद खरीदी है पहले 1 मिलियन का इंश्योरेंस? आपके पास है वो पॉलिसी? आप खुद उसके कस्टमर हैं? तो शिव खेड़ा साहब ने बोला नहीं, मैं तो नहीं हूं। बोला आप ले लीजिए पहले। बोलता इससे क्या होगा? बोला वो अगले महीने बताऊंगा आपको, आप पहले ले लीजिए। तो उन्होंने दूसरे दिन पहले खुद खरीदी, और उन्होंने 1 महीने के अंदर 11 लोगों को ये पॉलिसी सेल कर दी, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ये जरूरी है, ये लेना चाहिए। और जब वो किसी कस्टमर को ये बोलते थे ना कि मैं खुद इसका ग्राहक हूं, मेरे पास खुद ये पॉलिसी है, तो वहां पे कस्टमर का बिलीफ बहुत बढ़ जाता है। जब आप किसी पर्सन को, अपने साथी को या नए व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं खुद इस डायमंड क्लब को करता हूं, मैं इस कंपनी के प्रेस्टिजियस क्लब का एक मेंबर हूं, देखिए मेरे पास इसका एक सर्टिफिकेट भी है, तो आपका 90% काम हो जाता है। आपको जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो मेहनत वहां पे 90% कम हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और डायमंड क्लब अगर हम करेंगे तो आप अपनी टीम को करा पाएंगे, अगर हम डायमंड क्लब करेंगे तो लोगों को डायमंड क्लब से ज्वाइन करा पाएंगे। और मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में भी बताता हूं कि डायमंड क्लब जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, उसमें सीढ़ी का काम करता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक शॉर्टकट है। जहां पे लोग 50 साल में नहीं पहुंचते, वहां पे हम 5 साल में पहुंच सकते हैं। 50 साल की जो सक्सेस है, 50 साल की जो अचीवमेंट है, 50 साल की जो इनकम है, वो यहाँ पे 5 साल में मिलती है। ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। उसमें भी अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो वो है फिर डायमंड क्लब। और मैंने ये चीज भी देखा है कि जो लोग डायमंड क्लब 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है, फिर वो रेगुलर करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो 8,000 बीवी से, 9,000 बीवी से, 11,000 बीवी से, 12,000 बीवी से, 15,000 बीवी से, 20,000 बीवी तक प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार कोशिश की। आप एक बार कोशिश करोगे, शुरू शुरू में आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आप एक बार कोशिश करोगे, फिर आप सेट हो जाओगे। यहाँ पे आपको पता लगने लगेगा कितने आपके प्रोडक्ट यूज करने हैं, कितने शेयर करने हैं। आपके कस्टमर भी बनना शुरू हो जाएंगे। वही कस्टमर फिर आगे जाके आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। वहां से फिर बिजनेस डेवलपमेंट होगा, टीम बनेगी, नया लेग खुलेगा, नए लोग बिजनेस में आएंगे, आपकी रैंक चेंज होगी, रॉयल्टी क्वालिफाई होगी, आपके फंड्स क्वालिफाई होंगे, आपके टारगेट, सब कुछ होगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति से आपको सीधा ही 6,000 बिजनेस सोल्व मिल जाता है। अगर आपकी टीम में 10 डायमंड क्लब और 20 स्मार्ट कंज्यूमर है तो आपका 1 लाख बीवी फिक्स हो गया। एक व्यक्ति है जो हर महीने मेहनत कर करके 1 लाख बीवी क्रिएट कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है, उसने अपनी टीम में धीरे धीरे करके 10 डायमंड क्लब क्रिएट कर दिए, और 2,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले धीरे धीरे करके 20 स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट कर दीजिए। तो 2,000 बीवी के 20 स्मार्ट कंज्यूमर यानी मिनिमम 40,000 बीवी, और 10 डायमंड क्लब यानी मिनिमम 60,000 बीवी। तो 60 + 40 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख बिजनेस उसने फिक्स करके रखा है कि सर ये 1 लाख बिजनेस के लिए तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब जो मेहनत होगी इससे आगे बढ़ने के लिए होगी। ठीक है, ये तो अपने आप हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फिक्स बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाते जाए। और इसमें सबसे बड़ी चीज है डायमंड क्लब। बड़ा आसान, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप प्रोडक्ट के अच्छे यूजर है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, महीने में एक मांगोल भी अगर आप शेयर कर देते हैं ना, तब भी ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन मुश्किल किसके लिए? जिसने कभी कोशिश नहीं की, जिसने कभी ट्राई नहीं किया, जिसने कभी करा नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर की संख्या बढ़नी चाहिए, डायमंड क्लब की बढ़नी चाहिए, और उसके बाद आपकी टीम में नए रोल भी निकलने चाहिए।
तो ये जो सवाल मैंने आपको पूछे है ना कि आपकी अपनी टीम के साथ रिश्ते कैसे हैं, आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि नहीं, आपकी टीम में नए फ्रेंचाइज ओपन होते हैं कि नहीं, आपकी टीम में प्लानर्स प्लान दिखाते हैं कि नहीं, आपकी टीम में कितने नए ज्वाइनिंग आते हैं हर महीने, आप खुद कितने नए ज्वाइनिंग कराते हैं, आप महीने में 10 ज्वाइनिंग कराते हैं कि नहीं, आप लीडर है तो होम मीटिंग करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने बोला मैं प्लानर किसको मानता हूं, जो महीने में कम से कम 10 ज्वाइनिंग कराए। मैं लीडर किसको मानता हूं, जो होम मीटिंग करता है उसको मैं लीडर मानता हूं। कि सर मैं होम मीटिंग करता हूं, भाई आप लीडर हो। सर मैं होम मीटिंग नहीं करता, तो मैं वो लीडर की क्वालिटी में अभी आपको 5 मार्क कम पड़ रहे हैं, पास नहीं हुए आप। पास होने के लिए 40 चाहिए, आपने 35 लिया, आपको 5 और लेने पड़े। ठीक है, तो 5 और ले लेंगे तो फिर आप लीडर की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो मुझे लगता है आप खुद को पूछेंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा। एक वो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, पहले के जमाने में लोग उसको यूज करते थे। आज भी जो लोग जंगल वगैरह में जाते हैं जहाँ पे गूगल मैप काम नहीं करता है ना, वहां पे लोग मैग्नेटिक कंपास से चलते हैं, हमें कौन सी डायरेक्शन में चलता है, नॉर्थ साउथ, वो इस हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो ये आज का जो पूरा सेशन है ना, वो आपके लिए एक मैग्नेटिक कंपास का काम कर रहा है। वो आपकी डायरेक्शन को सेट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारे सवाल सिर्फ आज के लिए नहीं है, आप इसके ऊपर काम कीजिए। 1 वीक 2 वीक 1 महीना 2 महीना इसके ऊपर लगिए और इसके ऊपर पूरी तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं आगे बात करने के लिए। किशोर जी का बहुत धन्यवाद, आज वो मीटिंग को उन्होंने होस्ट किया, प्लस मेरे बैकअप में भी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।